नमस्कार। मध्य पूर्व और वैश्विक कूटनीति की वर्तमान घटनाओं पर केंद्रित इस विशेष इंटेलिजेंस ब्रीफ में स्वागत है। आज का ये प्रसारण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। जी, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि आज की ये विस्तृत रिपोर्ट एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार की गई है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा या कहें कि इस गहन विश्लेषण का शीर्षक है मध्य पूर्व युद्ध की स्थिति में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक निहितार्थ। और आज 6 मार्च 2026 है। दुनिया भर की नजरें मुख्य रूप से मध्य पूर्व के अत्यधिक अस्थिर होते हालात पर टिकी हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले डेटा के स्रोत यानी स्टाइलो न्यूज़ ऐप के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि देना आवश्यक है। जी, यह एप्लीकेशन दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब ये आम लोगों के लिए बनाया गया एक संस्करण है। सही कहा। स्टाइलो इंटेल ऑप्स को मूल रूप से सरकारी एजेंसियों, सैन्य अभियानों और बड़े व्यापारिक उद्यमों के जटिल संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस प्रसारण के माध्यम से श्रोताओं को एक ऐसे टूल के विश्लेषण सुनने का विशेष अवसर मिल रहा है जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वालों की मेज पर मौजूद होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के इस इंटेलिजेंस ब्रीफ का प्राथमिक मिशन पिछले 2 हफ्तों की वैश्विक घटनाओं के पैटर्न को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव और प्रमुख निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोण को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना भी हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। तो घटनाओं की शुरुआत करते हैं हाल ही में हुए प्रमुख सैन्य ऑपरेशन से। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की तारीखें जो शायद वैश्विक सैन्य इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। जी। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और साइबर ठिकानों पर बेहद बड़े पैमाने पर समन्वित हमले किए गए। आधिकारिक तौर पर इन ऑपरेशंस को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन का नाम दिया गया है। अगर हम तथ्यों और उपलब्ध उपग्रह इमेजरी के आधार पर बात करें तो इन हमलों का दायरा और इनके परिणाम अत्यंत गंभीर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो इन हमलों के बाद आई वो थी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु की पुष्टि। बिल्कुल। अयातुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। ये केवल एक सैन्य नुकसान नहीं है। देखिए, ये ईरान के सत्ता ढांचे के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर गया है। और इसके अतिरिक्त जो बात रणनीतिक रूप से सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है कोम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को निशाना बनाया जाना। ये वही असेंबली है जो नए सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। जी, इस इमारत और इसके सदस्यों को निशाना बनाने का सीधा उद्देश्य ईरान में उत्तराधिकारी की प्रक्रिया को बाधित करना और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना प्रतीत होता है। जाहिर है, इस तरह के हमले के बाद ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आनी ही थी, और वो प्रतिक्रिया तत्काल और बहुत व्यापक रही। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बिना समय गवाए ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 नामक एक नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत ईरान ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक मार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है वो है मध्य पूर्व में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले। बिल्कुल। इन अमेरिकी ठिकानों में बहरीन, कुवैत, कतर, UAE और ओमान में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। इन घटनाक्रमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है उसके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। यदि हम बिना किसी पक्ष का समर्थन किए बयानों का तटस्थ विश्लेषण करें तो वॉशिंगटन का आधिकारिक रुख यह है कि यह पूरी कार्रवाई विशुद्ध रूप से आत्मरक्षा के लिए की गई है। जी, अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि एक आसन्न परमाणु खतरे को खत्म करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रीएम्प्टिव यानी एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। दूसरी ओर तेहरान और ईरानी नेतृत्व ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा गैर कानूनी हमला करार दिया है। और ईरान की ओर से गंभीर प्रतिशोध की घोषणा की गई है, जो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यह संघर्ष अभी शांत होने वाला नहीं है। जमीन और हवा में चल रहे इस संघर्ष का असर समुद्र में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम इस युद्ध के एक और अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक पहलू की बात करते हैं। आप हॉर्मुज जलडमरू मध्य और समुद्री युद्ध के इस नए चरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। दुनिया भर का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।
पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ईरान द्वारा पहले से बंद करने की चेतावनी दी गई, फिर कुछ समय के लिए इसे खोला गया। लेकिन ताज़ा स्थिति ये है कि 4 मार्च को ईरान के IRGC ने इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा कर दिया है। समुद्री यातायात पर पूर्ण नियंत्रण के इस दावे के तुरंत बाद कई गंभीर घटनाएं घटी हैं। एक प्रमुख घटना अमेरिका से जुड़े एक वाणिज्यिक टैंकर एटे नोआ पर हुआ ड्रोन हमला है। इस हमले के बाद जहाज में आग लगने की पुष्टि हुई है, लेकिन नौसैनिक युद्ध के इतिहास के नजरिए से जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास दर्ज की गई। जी, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो का उपयोग करते हुए ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को पूरी तरह से डुबो दिया है। ये एक बहुत ही असाधारण घटना है। रक्षा विश्लेषकों और नौसैन्य इतिहासकारों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने सीधे टॉर्पीडो फायर करके किसी दुश्मन जहाज को सफलतापूर्वक डुबोया है। बिल्कुल, ये तथ्य अपने आप में स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। इस ऐतिहासिक लेकिन विनाशकारी घटना में ईरानी जहाज के लगभग 140 चालक दल के सदस्य लापता या मृत बताए गए हैं। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने अब तक कुल मिलाकर 20 से अधिक ईरानी जहाजों को डुबोने का दावा किया है। इस बिगड़ती समुद्री सुरक्षा स्थिति के बीच ये सवाल उठता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए क्या विकल्प बचते हैं। वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से 2 संभावित रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। पहला, अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस संघर्ष क्षेत्र से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को विशेष रिस्क इंश्योरेंस यानी जोखिम बीमा प्रदान करना। जी, ताकि शिपिंग कंपनियां अपना संचालन बंद न करें। और दूसरा, अधिक आक्रामक विकल्प जिस पर पेंटागन विचार कर रहा है, वो है अमेरिकी नौसेना द्वारा हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य से गुजरने वाले सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक टैंकरों को सैन्य सुरक्षा घेरा प्रदान करना। मतलब कि एक नेवल एस्कॉर्ट। हालांकि इससे सीधे सैन्य टकराव का जोखिम और भी बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से। और इस संघर्ष की आंच सिर्फ सीधे तौर पर जुड़े देशों तक सीमित नहीं है। इसके क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की स्थिति को देखें। UAE के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनके वायु रक्षा सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 123 ड्रोनों को सफलतापूर्वक हवा में ही मार गिराया है। ये एक बहुत बड़ा हमला था। हालांकि UAE के रक्षा सिस्टम ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया, लेकिन इस इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे से नागरिक क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जी, जिसमें 3 प्रवासी नागरिकों की मौत दर्ज की गई है। अधिकार सुरक्षित रखता है। और ये बयान हाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है। ये तनाव हाड़ी से निकलकर दक्षिण एशिया तक भी पहुंच गया है। पाकिस्तान में इस युद्ध को लेकर भारी असंतोष और हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि सरकार को गिलगित बाल्तिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बेहद कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इजराइल पर एक व्यापक ज़ायोनी एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यदि इस युद्ध में इजराइल हावी होता है तो अफगानिस्तान, भारत और ईरान का एक संभावित गठबंधन भविष्य में पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा बन सकता है। इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा चिंताओं के चश्मे से देखा जाना चाहिए। यदि हम वापस भूमध्य सागर और लेवांत क्षेत्र की ओर लौटें, तो वहां भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। जी, इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध विराम के सभी कूटनीतिक प्रयासों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जो आंतरिक सुरक्षा की खामियों को उजागर करती है। बिल्कुल। एक इजरायली सेना के अधिकारी पर आरोप लगा है कि उसने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए केरेम शालोम क्रॉसिंग के रास्ते गाजा के भीतर ट्रकों की तस्करी की। युद्ध के बीच इस तरह का आंतरिक सुरक्षा उल्लंघन दर्शाता है कि लंबी खिंचती लड़ाइयों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखना कितना जटिल हो जाता है। कूटनीतिक जटिलताओं की बात करें तो यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। नाटो सहयोगियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक कड़ा और अप्रत्याशित रुख अपनाते हुए अमेरिका को साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो ईरान पर किसी भी हमले के लिए स्पेनिश सैन्य ठिकानों का उपयोग नहीं कर सकता। और इसके जवाब में वॉशिंगटन की ओर से स्पेन पर कड़े व्यापार प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी गई हैं। ये सहयोगियों के बीच एक अभूतपूर्व कूटनीतिक दरार है। बिल्कुल।
और इस युद्ध का असर पूर्वी यूरोप तक महसूस किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान उतना ही बंटेगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिका को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों की भारी जरूरत पड़ रही है, जिसके कारण यूक्रेन को मिलने वाली एयर डिफेंस सहायता में भारी कटौती हो सकती है, जो कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के चल रहे अभियान को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे के बाद अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि इन सब का घरेलू स्तर पर क्या असर हो रहा है। हम घरेलू प्रतिक्रियाओं, सोशल मीडिया सेंटिमेंट और निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। अमेरिकी घरेलू परिदृश्य में इस वक्त भारी राजनीतिक और सामाजिक हलचल है। न्यूयॉर्क, अटलांटा और चार्ल्सटन जैसे प्रमुख अमेरिकी शहरों की सड़कों पर बड़े पैमाने पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्राप्त इंटेलिजेंस रिपोर्टों के अनुसार इन प्रदर्शनों के पीछे कथित तौर पर चीनी टाइकून नेविल रॉय सिंघम द्वारा वित्त पोषित कुछ गैर सरकारी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। जी, जो इस पूरे मामले को और अधिक जटिल बनाता है। और इन प्रदर्शनों को उस वक्त और बल मिला जब कुवैत में हुए एक ड्रोन हमले में 4 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। घरेलू स्तर पर असंतोष की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक उदाहरण सीनेट की एक उच्च स्तरीय सुनवाई के दौरान देखने को मिला। जहां एक मरीन वेटरन ने स्वयं वहां उपस्थित होकर इस युद्ध और नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके अलावा एक और घटना जिसने नागरिक अधिकारों और सुरक्षा नीतियों पर बहस छेड़ दी है, वो टेक्सास में घटी। वहां एक इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर पर हमले के आरोप में एंटीफा समूह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उन पर सीधे आतंकवाद रोधी कानूनों यानी काउंटर टेररिज्म स्टैट्यूट्स के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। घरेलू राजनीतिक विरोध या हिंसा पर इन कानूनों का इस्तेमाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम कर रहा है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मध्य पूर्व में इतने बड़े संघर्ष के बावजूद अमेरिकी सेना अन्य ग्लोबल मोर्चों पर अपनी सक्रियता कम नहीं कर रही है। बिल्कुल। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में ड्रग कार्टेल के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी विशेष बलों ने नए संयुक्त अभियान शुरू कर दिए हैं। ये स्पष्ट करता है कि पेंटागन अपनी वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ समझौता नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता क्या सोच रही है? सोशल मीडिया और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर सेंटीमेंट क्या है? यदि हम वैश्विक सोशल मीडिया सेंटीमेंट का तटस्थ विश्लेषण करें तो जनता के बीच एक बहुत ही तीखा ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। समाज स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जी। एक बड़ा वर्ग मानता है कि आतंकवाद, परमाणु खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता को जड़ से खत्म करने के लिए ये सख्त सैन्य कार्यवाही न केवल उचित है बल्कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वहीं दूसरा उतना ही बड़ा वर्ग इस बात को लेकर गहरे खौफ में है कि ये युद्ध नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उनकी चिंताएं नागरिकों की बढ़ती मृत्यु दर और एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को लेकर है। और सबसे बढ़कर वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर हैं। वे कूटनीति की तत्काल वापसी की मांग कर रहे हैं। इन सभी जटिलताओं और जनभावनाओं के बीच ये समझना जरूरी है कि सत्ता के गलियारों में बैठे निर्णयकर्ता किस दिशा में सोच रहे हैं। सारांश के रूप में देखें तो अमेरिकी नेतृत्व का वर्तमान दृष्टिकोण पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रणनीति पर टिका है। उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में शासन परिवर्तन या बुनियादी सुधार लाना है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना भी उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके ठीक विपरीत ईरानी नेतृत्व का पूरा जोर अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने, अपने सर्वोच्च नेता की हत्या का कड़ा प्रतिशोध लेने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने पर है। और यदि हम बाकी दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों जैसे रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उनका दृष्टिकोण काफी अलग है। इन सभी ने एक सुर में इन एक तरफा सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। उनका जोर इस बात पर है कि सभी पक्ष तत्काल संयम बरतें, शांति वार्ता के लिए कूटनीति के रास्ते पर लौटें। जी, और सबसे महत्वपूर्ण, वैश्विक अर्थव्यवस्था को किसी बड़े झटके से बचाने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस इंटेलिजेंस ब्रीफ के अंतिम भाग में हम भविष्य के उन संभावित परिदृश्यों पर नजर डालेंगे जो आने वाले हफ्तों में आकार ले सकते हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या नजर रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिस पर नजर रखनी होगी वो है ईरान के भीतर नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर हुए हमले के कारण ये प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो गई है और इसके नतीजे ही ये तय करेंगे कि ईरान का भविष्य का रुख क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिस पर वैश्विक बाजारों की नजर रहेगी वो है ओपेक प्लस की आगामी आपातकालीन बैठकें।
वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी व्यवधान का खतरा मंडरा रहा है और इन बैठकों में उत्पादन की जो रणनीतियां तय होंगी वे दुनिया भर में महंगाई की दर तय करेंगी। इसके अतिरिक्त जिस तरह से होर्मुज में तनाव बढ़ रहा है, पूरी संभावनाएं कि वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। बिल्कुल, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की तर्ज पर मध्य पूर्व में कुछ नए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधनों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अंततः मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बड़े आपातकालीन कूटनीतिक प्रयास देखे जा सकते हैं जो इस युद्ध को एक पूर्ण विश्व युद्ध में बदलने से रोकने का प्रयास करेंगे। ये था पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रमों का हमारा विस्तृत तथ्यात्मक और पेशेवर विश्लेषण। जैसा कि इस ब्रीफ की शुरुआत में बताया गया था, यह पूरी रिपोर्ट स्टाइलो न्यूज़ के डेटा पर आधारित है। स्टाइलो न्यूज़ एक अत्याधुनिक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यह ऐप दुनिया भर के सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करता है। जी, और उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली के न्यूज़ ब्रीफ तैयार करता है। वैश्विक घटनाओं से सटीक रूप से जुड़े रहने के लिए एक निष्पक्ष स्रोत का होना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्रोताओं के लिए ये सुझाव है कि वे स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लेने पर विचार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति www.stylonews.com पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और ऑन डिमांड एआई संचालित समाचारों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। खैर, आज के इस बेहद भारी और गंभीर कूटनीतिक विश्लेषण के बाद अब थोड़ा सहज होकर बात करते हैं। दुनिया इस समय जिन परिस्थितियों से गुजर रही है वो किसी के लिए भी काफी तनावपूर्ण हो सकती है। इतनी सारी जानकारियों को एक साथ समझना आसान नहीं होता। श्रोताओं ने जो अपना कीमती समय निकालकर इस गहन चर्चा को सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि ऐसी खबरें कई बार मन को भारी कर देती हैं, लेकिन दुनिया के यथार्थ से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। ये बिल्कुल सच है। सही और सटीक जानकारी ही इस जटिल दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हर तथ्य को बिना किसी मिलावट के सामने रखा जाए। अगर ऐसे कोई अन्य वैश्विक मुद्दे या विषय हैं जिन पर श्रोता भविष्य में इसी तरह का गहन विश्लेषण सुनना चाहते हैं, तो विषयों का अनुरोध करने के लिए हमेशा स्वागत है। और हाँ, हर रोज के अपडेट से जुड़े रहने के लिए पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़कर जाना बेहतर होगा जो स्रोत सामग्री से ही उभरता है, लेकिन जिस पर शांति से मनन किया जा सकता है। आज की पूरी चर्चा मुख्य रूप से सैन्य हमलों, मिसाइलों और कूटनीतिक चालों के इर्द गिर्द रही। लेकिन इन सबके शोर के बीच एक खामोश सवाल भी है। मध्य पूर्व में जो नए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आंदोलन धीरे धीरे पनप रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या ये संभव है कि इस लंबे और विनाशकारी युद्ध के खत्म होने और पुरानी धार्मिक सत्ताओं के कमजोर पड़ने के बाद ये आंदोलन इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को एक नई दिशा दें? या अनजाने में ही सही, दुनिया एक पूरी तरह से नए मध्य पूर्व के जन्म को देख रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। सभी सुरक्षित रहें और जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद।